स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना कार्यक्रम जहां सीधे आप हमसे जुड़ते हैं एक फ़ोन कॉल के माध्यम से। ये लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है और आपसे संबंधित, कृषि से संबंधित अलग अलग विषय हम कार्यक्रम में लेकर हाजिर होते हैं आपके सामने। विशेषज्ञ भी हमारे साथ रहते हैं ताकि आपके सवालों के हम तुरंत लाइव जवाब दे सकें। तो आज का विषय क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। आज का हमारा विषय है शरदकालीन सब्जियों की खेती। इसके अलावा पोषक वाटिका या गृह वाटिका, ये हमारा आज का दूसरा विषय है। दोनों ही विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और शरदकालीन सब्जियों की बात करें तो उनका बहुत महत्व होता है पोषण सुरक्षा के लिहाज से भी, और ये मौसम भी कहा जाता है कि हरी भरी सब्जियों के लिए मौसम होता है। तो ऐसे में हमारे किसान जो कि शरदकालीन सब्जियों के बारे में विचार कर रहे हैं या फिर जिन्होंने इसकी खेती की है, उनके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है, ये आपको हम इस कार्यक्रम में आज बताएंगे। अगर आप चाहें तो हमें अपने सवाल बता सकते हैं टोल फ्री नंबर से 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं और हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी दे दें और आप सीधे उनसे अपने सवाल भी कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गोगराज सिंह, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका कार्यक्रम में। आप हमें शरदकालीन सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही हम अपने दूसरे विषय पर भी चर्चा करेंगे। उससे जुड़े हुए जो मेहमान हैं उनसे भी आगे आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा आज का विषय है, पहला विषय यानी शरदकालीन सब्जियों की खेती, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और हमारी दूसरी मेहमान भी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर कनक लता जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल, गोधरा, गुजरात से। कनक लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। आज हमें आप गृह वाटिका के बारे में जी जानकारी देंगे और जो लोग गृह वाटिका लगाना चाहते हैं वो कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं, कौन कौन सी सब्जियां गृह वाटिका में ली जा सकती हैं, इन सभी बातों पर हम विस्तार से बात करेंगे। और जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि पहला हमारा विषय है शरदकालीन सब्जियों की खेती। गोगराज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये तो वैसे भी मौसम कहा जाता है कि खाने पीने का मौसम है, खूब हरी हरी सब्जियां खाइए, जड़दार सब्जियां जो हैं वो उपलब्ध रहती हैं। तो हमारे किसानों के लिहाज से शरदकालीन सब्जियां किस तरह से फायदेमंद हैं? देखिए, अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है, तो जो शरदकालीन सब्जियां हैं वो किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो खाने वाले उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे अधिक आय ली जा सकती है सर्दी के मौसम में। जैसे हम बात करें शरदकालीन सब्जियों की, तो इनमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, और अगर जड़दार सब्जियों की बात करें शरदकालीन में तो उनमें गाजर, मूली, शलजम और प्याज है। और इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां हैं जिनमें पालक, मेथी, धनिया, बथुआ और साग, सरसों आदि से किसान अच्छी आमदनी ले सकते हैं, अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा जो उपभोक्ता है उसके लिए भी इनका बहुत अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं वो हमारे को विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ विशेष प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे को शरीर को कुछ इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे आजकल हम इस कोविड-19 एरा में अगर बात करते हैं तो, और कुछ इसमें मिनरल्स होते हैं जिनको खनिज लवण बोलते हैं, जो कि हमारे शारीरिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों किसानों के लिए भी और सब्जियां खाने वालों के लिए भी, दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण सब्जियां होती है जिनकी खेती सफलतापूर्वक इस प्रकार के मौसम में की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ये सब्जियों का मौसम है, ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा और हमारे किसान इन सब्जियों के मौसम का लाभ उठा सकते हैं। जहाँ ये पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी तरफ हमारे किसानों की आय सुरक्षा के लिए भी ये अहम भूमिका निभाती हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसकी खेती हमारे किसान कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सी सब्जियों की आपने पहले से ही खेती की है, उनकी बढ़वार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पोषण किस तरीके से पोषक तत्वों की पूर्ति करें, अगर कोई बीमारी है, कोई कीट है, उसकी समस्या आप देख रहे हैं तो इसके बारे में आप गोगराज जी से फोन पर बात कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हमने कार्यक्रम में आपको शुरुआत में ही बता दिया है। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। सर्दियों में ठंड के साथ साथ रंग बिरंगी सब्जियां भी बाजार में आने लगती हैं। वैसे तो साल भर हमें हर तरह की सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन शरद ऋतु में मिलने वाली सब्जियों की बात ही कुछ और होती है।
साथ ही इनका बाजार मूल्य भी अच्छा होता है। इस मौसम में सब्जियों के लिए आलू, मेथी, पालक, मटर, मूली, गाजर, गोभी और लहसुन जैसी कई ऐसी सब्जियां हैं जिनकी खेती की जा सकती है। आलू की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें, जिसमें कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह का चुनाव किसान कर सकते हैं। बुआई के पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीज हमेशा प्रमाणित संस्थान से ही खरीदें। आलू की 1 हेक्टेयर बुआई के लिए करीब 30 से 35 कंद पर्याप्त होते हैं। अच्छी पैदावार के लिए 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटाश की जरूरत पड़ती है। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। इससे हमें पता चलता है कि मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी तो नहीं है। इस समय फूलगोभी की पछेती किस्मों को किसान लगा सकते हैं। अच्छी उपज के लिए खाद और उर्वरकों की संतुलित मात्रा आवश्यक होती है। फूलगोभी की नर्सरी ऊंची बनानी चाहिए, जिसमें गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में डाली गई हो। नर्सरी में पौध तैयार होने के बाद खेतों में रोपाई करनी चाहिए। रोपाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी भी 45 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। इसके साथ ही मेथी की बुआई भी किसान कर सकते हैं। पालक और मेथी की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। वहीं सलाद वाली फसलें जैसे गाजर, मूली, धनिया, इन फसलों की भी किसान बुआई कर सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियों के बारे में हमने बात की। रंग बिरंगी सब्जियों से अभी बाजार अटा हुआ है और हमारे जो किसान हैं उनके खेतों में भी ये सब्जियां दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन किसानों को अच्छी आय लेने के लिए हर स्तर पर सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। पोषण किस तरीके से उसकी पूर्ति करें, कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग रही, कोई कीट तो नहीं लग रहा है। अगर आप कोई दूसरी सब्जी बोना चाहते हैं तो बीज कहाँ से लें, कौन कौन से बीज लें, कौन कौन सी सब्जियों का चुनाव करें जिसकी बाजार में मांग भी बनी रहे और आपको अच्छे दाम भी मिलते रहें। गोगरा जी, क्या बताना चाहेंगे शरदकालीन सब्जियों की अगर हम बात कर रहे हैं और हमारे किसान उसके बारे में चुनाव करना चाहिए, या फिर अभी कौन कौन सी सब्जियां मौजूदा समय में अभी हमारे किसानों के पास होंगी? देखिए, अभी अगर शरदकालीन सब्जियों की हम बात कर रहे हैं तो अभी किसान भाइयों ने खेतों में अपने फूल गोभी लगा रखी होगी, पत्ता गोभी लगा रखी है, मटर की जो अगेती मटर है उसकी बुआई कर रखी है, और इसके अलावा जो पालक, मेथी, धनिया आदि की बुआई कर रखी है। और अगर आने वाले समय में वो लगाना चाहते हैं तो अभी जो मटर है, पछेती मटर है, उसकी खेती वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो पछेती गोभी है जिसको हम स्नोबॉल समूह की जो गोभी बोलते हैं, उसकी खेती किसान भाई अभी कर सकते हैं। उसकी पौध तैयार करके रोपाई करके उसकी फसल ले सकते हैं। उसके अलावा गाजर और मूली किसान भाई ने लगा रखी है। मूली की जो खेती है अभी की जा सकती है आसानी से। अभी उसकी बुआई का समय है और बुआई कुछ किसान मूली अभी की खुदाई भी कर रहे हैं। और इसके अलावा सलजम, चुकंदर, ये जो सर्दकालीन सब्जियां इनकी खेती भी किसानों ने कर रखी है और आगे भी वो जारी रख सकते हैं इनको। लता जी भी जुड़ गई हैं, आइए बात कर लेते हैं। कनक लता जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं गृह वाटिका का भी हम देख रहे हैं लगातार चलन बढ़ता जा रहा है शहरों में या फिर जहाँ भी किसी के पास। जी, आप सुन पा रही हैं कनक लता जी मुझे? हाँ बिल्कुल जी, जैसा कि हम जी गृह वाटिका की बात कर रहे हैं, इसे हम पोषक वाटिका भी कह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शहरों में भले ही थोड़ी सी जगह है, बालकनी है, वहाँ भी लोग सोचते हैं कि गमलों में ही सही हम सब्जियां उगा लें, या फिर किसी के पास जगह है तो छोटा सा किचन गार्डन बनाना हम देख रहे हैं कि आज का चलन भी है और शायद ज़रूरत भी है, क्योंकि हर कोई अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है, ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाना चाहते हैं। उसके लिए शायद इस तरह के विकल्प ढूंढ रहे हैं हमारे जो दर्शक हैं, वो चाहते हैं कि गृह वाटिका लगाएं। तो क्या महत्व है इसका, किस तरीके से हम देखा जाए, और इससे जैसा कि हम पोषक वाटिका भी कह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने भी बात की पोषण सुरक्षा की, तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश ने भोजन सुरक्षा अभी प्राप्त कर लिया है, लेकिन पोषण सुरक्षा में हम आज भी पीछे हैं। जी जी जी। तो ये पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे पास अगर गृह वाटिका एक बहुत बड़ा विकल्प है, हमारा एक बहुत बड़ा सहारा है। तो ये जो गृह वाटिका है, पहले लोग ऐसा सोचते थे कि अगर हमारे पास जमीन है तभी हम गृह वाटिका लगा सकते हैं, लेकिन इन कुछ वर्षों में ये विचार बिल्कुल बदल चुका है।
क्योंकि अब लोग टेरेस गार्डन करने लगे हैं, बालकोनी गार्डन करने लगे हैं, वर्टिकल गार्डन करने लग गए हैं। यानी किसी भी जगह अब बहुत सारे ऐसे माध्यम है, आजकल हाइड्रोपोनिक्स भी लोग करने लग गए हैं। तो मैं इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तक तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो रसोई में रोजमर्रा की जरूरत है उसको अगर हम अपने हाथों से उगा ले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गृह वाटिका और पोषण सुरक्षा के लिए पोषक वाटिका दोनों का काम करता है। अगर जमीन पे घर है, नीचे का मतलब आपका कोई घर है, तो आपके पास अगर जमीन है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत आराम से आप गृह वाटिका लगा सकते हैं। लेकिन अगर आजकल फ्लैट का सिस्टम हो गया है, लोग फ्लैटों में रहने लग गए हैं, तो थोड़ी ये दिक्कत आती है। लेकिन आजकल वर्टिकल गार्डन का है और इसके स्टैंड भी बने बनाए मिलते हैं। इसमें बड़े ही आराम से जो सीजनल सब्जियां हैं वो आराम से उगा सकते हैं। जी जी। और अपना खुद का उगाया हुआ जब खाएंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी जी। और इससे हमें पोषण की तो हम बात करते ही हैं, कुछ थोड़ी हम आर्थिक भी हम इसमें बचत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आर्थिक बचत भी है। सब्जियों के दाम बहुत महंगे, बहुत महंगाई हो जाती है, सब्जियों के दाम बहुत महंगे हो जाते हैं। जी, हमारी महिलाओं के सामने सामने थोड़ी गृहिणी अपनी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आर्थिक बचत भी कर सकते हैं और महिलाओं के सामने ये चुनौती भी रहती है कि अपने किचन का बजट कैसे वो संभाल कर रखें, कम बजट में कैसे ज्यादा से ज्यादा पोषण वो पूरे परिवार के लिए उपलब्ध करें। और ऐसे में जो गृह वाटिका है, न सिर्फ उनकी बचत होती है बल्कि पोषण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे कि कम जगह में कैसे गृह वाटिका लगा सकते हैं और कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसका चुनाव करना बेहतर रहता है। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। आजकल घरों के आसपास छतों पर या बालकनी पर गमलों में सब्जियां उगाते देखना आम है। लोग ताजा सब्जियों व फलों को उगाने के लिए गृह वाटिका बना रहे हैं, जो तेजी से हर वर्ग में लोकप्रिय हो रहा है। गृह वाटिका पौष्टिक आहार पाने का एक आसान साधन है। इसमें अलग अलग तरह की सब्जियों व फलों को एक सुनियोजित फसल चक्र और प्रबंधन विधि के द्वारा उगाया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रसोई से निकलने वाली सब्जियों के अपशिष्ट को ही पौधों के लिए खाद में इस्तेमाल किया जाता है। ये खेती की पुरानी शैली है, जिसमें घर के आंगन में छोटी सी बगिया होती थी और महिलाएं रसोई घर की छोटी मोटी जरूरतों को वहीं से पूरा करती थी। आजकल घरों की छतों और बालकनी में दिखने वाली गृह वाटिका उसी का रूप है। गृह वाटिका में उगाई गई सब्जियों में विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज लवण और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इससे शरीर को रोगों से बचाव के लिए जरूरी ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ ही आयु के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसे रोगों की रोकथाम भी की जा सकती है। महिलाओं में गृह वाटिका के प्रति जागरूकता लाने और इसके उपयोग को समझने के लिए छोटे छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कनक लता जी हमारे साथ बनी हुई हैं, जिन्होंने अभी हमें बताया गृह वाटिका के महत्व के बारे में। और कनक लता जी, जैसा कि भी हमने रिपोर्ट में भी बताया कि इससे महिलाएं अपने किचन की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर लेती थी पहले, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो चलन है वो शहरों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसके साथ ही साथ ये भी कोशिश रहती है कि जितनी भी जगह है उसमें कुछ ऐसी तरकीब लगाई जाए कि वो सब्जियाँ उसमें पैदा की जा सके जिनसे पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसमें आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। और जो ये मौसम है, अभी जो ठंड का मौसम होता है, ये तो गृह वाटिका के लिए सबसे स्वर्णिम समय होता है। और अगर मैं पौधों की बात करूं कौन से सब्जियां लगानी चाहिए, तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि पत्तेदार सब्जियों का चयन करें, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने बीज डाले और पत्तियां आई, पत्तियां जैसे ही बड़ी हुई, तो हमारे लिए खाने के लिए साग मिलना शुरू हो जाता है। इसके फूल फल आने का हमें इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर ये पत्तेदार सब्जियां जब तक तैयार हो रही हैं, तब तक अगर हम दूसरी तरफ है मूली है, गाजर है, शलगम है, इन सब चीजों को लगा देते हैं, तो हमें कंद वाली सब्जी भी मिल जाती है। तो ये अगर हम, जब हमने पत्तेदार साग भाजी की बात की,
उसके बाद हमने ये कंदमूल की बात की। अब दूसरी तरफ हम आते हैं तो जो बीन्स वाले, जो कि प्रोटीन से भरपूर होती हैं, जैसे मटर हो गया। अगर आप गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पे लोग अरहर की फलियां भी बहुत पसंद से खाते हैं। तो अगर 10-15 अरहर के पौधे भी लगा दिए जाए तो उनसे भी फलियां उनको बराबर निकलती रहती हैं और वो उनके सब्जी का काम करता है। इसे दाल तो नहीं उगा सकते हैं, लेकिन हरी सब्जी का काम वो ले सकते हैं। बाकला है, बाकला भी लगा देते हैं। तो ऐसी है। अगर जगह ज्यादा है जी जी तो बेल वाली सब्जियां भी लगा सकते हैं जी। जैसे कद्दू वर्गीय है, इसमें आप खीरा है, लौकी है, जो पोटल गार्ड है, इन सबको भी लगा सकते हैं। ये ठंड के मौसम में बहुत अच्छी बढ़वार करती है और बहुत अच्छे से इसकी जो फसल हमें मिल जाती है जी। और इसके अलावा जो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ पौधे जो ऐसे होते हैं कि जो पेरेनियल, जो वर्ष भर रह सकते हैं। इसमें से सबसे पहले तो आजकल वो सुपर के श्रेणी में भी आ गया है, हम सहजने की बात कर रहे हैं। तो हर गृह वाटिका में अगर जगह है तो अगर नीचे का घर हो और आपके पास जमीन हो तो आप एक कॉर्नर में एक सहजने का पेड़ तो आप अवश्य लगाएं। लेकिन अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो तब भी आप एक थोड़े बड़े साइज का गमला में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सहजने की कुछ ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जो 3 से 4 महीने में फूल और फल देने लग जाते हैं। तो और वो छोटे छोटे कद में भी फल मिलना शुरू हो जाता है। तो जो सहजना अगर लगा दिया तो वो पत्तेदार भी हो गई, उसके फूल को भी खा सकते हैं और उनकी फलियों को भी खा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके पोषण से तो आज इसके पोषण के लिए तो सब लोग बहुत ही ज्यादा आजकल जागरूक हो रहे हैं जी। बिल्कुल। इन सब जो पौधों का चयन करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी आपने बताया कि कौन कौन से विकल्प गृह वाटिका के लिए बेहतर हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनका चुनाव कर सके और उन्हें अच्छी सब्जियां प्राप्त होती रहें। और जैसा कि कनक लता जी ने कहा कि ये तो मौसम ही ऐसा है जब गृह वाटिका के लिए स्वर्ग माना जाता है। बस ज़रूरत ये है कि थोड़ी सी अपनी तरफ से आप कोशिश करें, प्रयास करें। और अच्छी बात यह है कि अब तो गृह वाटिका को इतने प्रोफेशनल तौर पर लिया जा रहा है कि इसके लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम भी हैं, तो आप ट्रेनिंग में भी भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग का ही समय चल रहा है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे विकल्प आपके पास हैं, बस आपको चुनाव करने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है हमारे दोनों ही विषयों से जुड़े हुए, यानी शरदकालीन सब्जियों की खेती और इसके अलावा गृह वाटिका के बारे में, किचन गार्डन के बारे में कुछ जानना चाहते हो, हमें फ़ोन कीजिए। टोल फ्री नंबर लगातार आपके लिए उपलब्ध है। कहीं मत जाएगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें शरदकालीन सब्जियों की खेती के बारे में और साथ ही पोषण वाटिका या फिर कहें गृह वाटिका या फिर आप जिसे किचन गार्डन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी हम आज बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें और सीधा हमारे विशेषज्ञों से बात करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज के जो विषय है इस पर और विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। त्रिभुवन है जिन्होंने हमें झारखंड से फ़ोन किया है। नमस्कार त्रिभुवन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए सवाल क्या है। समस्या है सर, जैसे मेरे बैंगन लगाए हुए हैं 1 एकड़। हेलो जी, आपने बैंगन की फसल ली है, आगे बताएं।
अब बैंगन का फूल जो है झड़ रहा है, पूरा फल नहीं लग रहा है। ठीक है। और आलू भी लगाए हैं, उसमें जो सब मर रहे सब। आपने बैंगन के अलावा कौन सी और दूसरी फसल ली है? अभी सरसों लगाए हुए हैं, तो उसमें भी जो है सो मतलब कीड़ा लग गया, उसमें कौन सी दवा लगाने देने से ठीक रहेगा? ठीक है। बैंगन में इनकी समस्या है कि फूल गिर रहे हैं और फल नहीं लग पा रहा है इस वजह से, और सरसों में कीड़ा लग गया है। तो कुछ पूछना चाहते हैं आप सरसों के बारे में? देखिए, आप पहले तो बैंगन की बात करते हैं कि आप बोल रहे हैं कि बैंगन में फूल गिर रहे हैं। तो ये जो फूल गिरने की जो समस्या है कि अभी क्या है कि तापमान थोड़ा गिर रहा है, तो इस वजह से बैंगन में ये समस्या आती है। जब तापमान अगर दिन में बहुत ज़्यादा होता है, रात में कम होता है, तो फूल गिरने लग जाते हैं। तो इसके लिए है कि आप एक तो निरंतर इसमें सिंचाई करें, और सिंचाई करने के साथ साथ में आप इसमें एक निराई गुड़ाई करें, खरपतवारों को निकाल दें, और उसके बाद में थोड़ी मात्रा में यूरिया और डीएपी दोनों मिलाकर और खेत में लगाएं। उसके बाद में हल्की सिंचाई करें, तो आपके ज़रूर इससे जो फूलों का झड़ रहा है, फूल गिर रहे हैं, फल नहीं बन पा रहे हैं, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और आप पहले ये देख लीजिए कि फूल जो गिर रहे हैं उनमें अगर छोटा फल बन रहा है और अगर वो सड़के और वैसे गिर रहे हैं, तो आप किसी भी जो फफूंदनाशक दवा है, जिनमें आप कैप्टान या बाविस्टिन, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक स्प्रे भी कर सकते हैं। जी। क्योंकि जब फूल छोटी अवस्था में होता है तो उसमें कुछ जैसे कि छोटा फल बनता है और उसमें कुछ बीमारी आती है फफूंद की वजह से, उससे भी उसका फल गिरने लग जाता है। तो आप ये निरंतर सिंचाई करें और उसमें एक स्प्रे जरूर कर दें। और आप बात कर रहे हैं सरसों की, सरसों में मक्खी लग रही है, तो ये जो अभी समय होता है, इस समय सरसों में हो सकता है कि आपके में जो ये एफिडो, जो कि छोटे छोटे रंग के हरे रंग के कीट होते हैं, जो कि सरसों की पत्तियों से और फूलों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सूखने लग जाती है और गिरने लग जाती है। जी। अगर इसका प्रकोप अगर कम है तो आप साफ पानी का एक स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि इसकी पत्तियों से, डंठलों से ये कीट गिर जाएगा। अगर इसकी मात्रा ज्यादा है इस कीट का, तो आप इसके लिए जो दवा आती है, कॉन्फिडोर नाम की एक दवा है, उसका आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक स्प्रे करें, जिससे कि इस कीट से आसानी से इसको रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल जिस तरीके से उन्होंने पूछा था, मेरे ख्याल से हम सरसों में पूछ रहे कीड़ा लग रहा है, कीड़ा की मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो शरदकालीन सब्जियों की हम बात करें, थोड़ा उससे अलग है सवाल। लेकिन हाँ, साग के उसमें अगर आप सरसों आपने अगर पत्तेदार सब्जी के हिसाब से लगा रखी है, तो उसमें दवाई का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये खाने वाले के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। जी। और हमारे साथ कनक लता जी हैं। कनक लता जी, जैसे कि आपने ब्रेक से पहले बताया था कि हमारे जो दर्शक हैं और जो शहरों में रहने वाले या फिर छोटे कस्बों में रहने वाले लोग हैं, थोड़ी बहुत जगह है उनके पास, वो इस तरह की गृह वाटिका लगा सकते हैं। तो ऐसे में जगह की जो एक समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, तो शुरुआत वो कहाँ से करें? आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर सब्जियाँ इस मौसम में करना चाहते हैं तो कौन सी सब्जियों का सबसे पहले चुनाव करना बेहतर रहेगा अपनी जगह को देखते हुए? अगर मैंने पहले बोला कि अगर उनके पास जगह जमीन, अगर नीचे का घर है और उनके पास थोड़ी सी भी जमीन है, तो छोटी छोटी क्यारी बना लें और उसमें पत्तेदार सब्जियां सबसे पहले वो लगाएं। पत्तेदार सब्जियां लगाने का ये है कि एक तो जल्दी वो तैयार हो जाती हैं, और जब कोई फसल कोई भी जब तैयार हो जाता है तो लगाने वाले को बहुत खुशी महसूस होती है। तो एक वो उनका मानसिक जो वो जो है मतलब संतोष भी प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर पत्तेदार सब्जियों का। जी कनक लता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क थोड़ा सा यहाँ पर टूट गया है, फिर से हम संपर्क करेंगे उनसे। गोगराज जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं शरदकालीन सब्जियों के बारे में। एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? मैं लौकी और कद्दू लगाना चाह रहा हूँ। जी, हरदोई से बात करें आशीष जी आप। अच्छा, लौकी और कद्दू की मतलब आप खेती करना चाहते हैं या फिर अपने किचन गार्डन में लगाना चाहते हैं? नहीं, खेती करना चाह रहे हैं। करीब हमारे पास 1 एकड़ जमीन है खाली पड़ी हुई, तो हम सोच रहे हैं इसमें सब्जी लगाना है।
जी, बहुत अच्छा विचार है आपका। गोगरा जी क्या बताना देखिए आशीष जी, आप हरदोई उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं और आप बात बता रहे हैं कि हम लौकी और कद्दू की खेती करना चाहते हैं। अच्छी बात है, आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी जो लौकी और कद्दू की जो बुआई का समय है वो उचित नहीं है। अगर आप खुले खेत की अवस्था में अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो ये सही समय नहीं है। अगर आप इनकी खेती करना चाहते हैं अभी, तो आपको इसके लिए संरक्षित संरचना की आवश्यकता होगी, जिसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं, जिसमें आप अगर आपके पास से जो लो टनल्स है, प्लास्टिक लो टनल्स, जिसकी हाइट लगभग 1 मीटर ऊंची होती है और साइड से उसको रोप से फिट किया जाता है, उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। अभी इसकी आप सीधी बिजाई कर सकते हैं। जो बेड है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे बना सकते हैं। उसके ऊपर आप पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं, प्लास्टिक लो टनल से, और फिर उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो जाएगी, उस पर पुष्पन आना शुरू हो जाएंगे, उस समय अगर तापमान बढ़ जाता है, जैसे कि अगर अभी आप लगाना चाह रहे हैं दिसंबर है, तो लगभग मिड जनवरी तक अगर तापमान बढ़ता है तो आप इसको पॉलीथीन को हटा सकते हैं। अगर तापमान स्थिर रहता है तो आप जो पॉलीथीन लगाएंगे, कवर करेंगे प्लास्टिक लो टनल से, उसमें साइड से आप इसमें छेद कर सकते हैं, जिससे कि मक्खियों आसानी से प्रवेश कर सके और इसमें परागण है वो सुचारू रूप से जारी रहे। अगर आप इसको अगर नहीं करेंगे तो इसमें फल नहीं बनेंगे। तो आप थोड़ा अगर इंतजार कर सकते हो, 15 दिसंबर के लगभग आप इसमें सीधी बीज की बुआई कर सकते हैं, लौकी हो या कद्दू हो, प्लास्टिक लो टनल में, जिससे कि आपको जनवरी के अंतिम सप्ताह तक इसको हटा दें और आपको इसमें परागण की कोई समस्या नहीं आए, फल आसानी से बन सके, और आप इस प्रकार इसकी खेती कर सकते हैं। और उन्नत जो किस्मों की अगर बात करें तो आप इनके उन्नत जो बीज हैं वो आपके जो वाराणसी में भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से आप इसके लौकी के और कद्दू के उन्नत बीज ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे संस्थान से भी आप लौकी की किस्में लगा सकते हैं, जिनमें आप पूसा नवीन का चयन कर सकते हैं। अगर लंबी वाली लगानी है, अगर गोल वाली लगानी है तो पूसा संदेश ले सकते हैं। अगर आपको जो नाशपाती आकार की लगानी है तो पूसा संतुष्टि का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा पूसा हाइब्रिड 3 का चयन कर सकते हैं। अगर कद्दू की आपको चयन करना है तो पूसा विश्वास ले सकते हैं, पूसा विकास ले सकते हैं, और आप भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही होती है कि वो सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं जिससे हमारे किसानों को लाभ हो सके, उनकी आय में वृद्धि हो। और सरकार की तरफ से भी कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, और उन्हीं में से महत्वपूर्ण कदम है कृषि कानूनों के बारे में हम आपको बताएंगे किस तरीके से कृषि अधिनियम 2020 हमारे किसानों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, और ये सकारात्मक बदलाव उनकी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कृषि और किसानों के विकास के लिए काफी सराहनीय कार्य किए हैं। कृषि और किसान हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं, और इसी का परिणाम है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। ये किसानों की भलाई के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इस अधिनियम के माध्यम से किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे न सिर्फ किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी मिली है, बल्कि वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अधिनियम के कई फायदे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी। लेन देन की लागत में कमी और मंडियों में अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीत गृहों, वेयर हाउसों और प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन।
इनके साथ ही किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में कमी आएगी। यह अधिनियम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इससे खेती किसानी में निजी निवेश होने के विकास में तो तेजी आएगी ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे। और जैसा कि हमने अभी रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि ये 3 नए कृषि कानून हैं जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके, प्रयास किए जा रहे थे लगातार, और उसी दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम हमारे किसानों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उठाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। शरदकालीन सब्जियों की खेती पर हम चर्चा करें और साथ ही हम बात करें गृह वाटिका के बारे में, यानी किचन गार्डन। हमारे जो शहरी जो लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं या फिर अपने घर के आसपास ही सब्जियां उगाना चाहते हैं ताकि घर की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी हो सके और पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। कनक लता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कनक लता जी, जैसे कि आपने बताया कि जो पत्तेदार सब्जियां हैं, पहले उसका हमारे जो दर्शक हैं वो चुनाव करें जो गृह वाटिका लगाना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि जो अक्सर जो गृह वाटिका लगाते हैं उनको बहुत ज़्यादा खेती किसानी नहीं पता होती है, तो ये एक चुनौती होती है कि जिसने जो बीज पकड़ा दिए वही बीज ले लिए। तो ये बीज कहाँ से ले, खाद का प्रबंधन कहाँ से करें, किस तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंध करें वो अपने किचन गार्डन में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो लोग जहाँ भी रह रहे हैं, आजकल पूरे भारतवर्ष के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो अगर वो पास में है कृषि विज्ञान केंद्र में तो वो वहां से सलाह ले सकते हैं, वहां से उनको बीज वगैरह भी मिल सकता है। और अगर ऐसा ना है तो जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी संस्थान है वहां से वो संपर्क कर सकते हैं और वहां से प्रजातियों का नाम वो जान सकते हैं। उसके बाद जो स्थानीय दुकान है जहाँ बीज वगैरह मिलता है वहां से वो ले सकते हैं बीज। दूसरी बात, खाद की बात आती है, तो मेरा मानना है कि गृह वाटिका में रासायनिक खाद की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसे चाहे तो अपने जो हमारे किचन गार्डन का या हमारे रसोई से जो कचरा निकलता है उसको ही हम डिकम्पोज करके, आजकल बहुत तरीके के ऐसे बर्तन भी आ गए हैं जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। 2 गमलों के साथ में छोटे से कंटेनर में भी आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आजकल जो क्विक कंपोस्ट के लिक्विड और कैप्सूल्स भी आ रहे हैं उसको डाल करके भी हम बना सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि गृह वाटिका में हमारा बहुत जगह नहीं होती है, बहुत सारी फसलें नहीं होती हैं, छोटी छोटी क्यारियां होती हैं, तो उनके लिए खाद हम खुद तैयार कर ले, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आजकल नर्सरी पे जाएंगे तो वहाँ वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिल जाता है, बहुत सस्ते दाम में भी मिल जाता है। 2 किलो की, 5 किलो की, 4 किलो की भी पैकेट, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत बड़ा पैकेट खरीद के लाना है। तो इन सब को ला करके वो गृह वाटिका में उपयोग कर सकते हैं खाद का। और बीजों को भी जो नर्सरी वगैरह है वहाँ। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि कुछ एक्सपर्ट लोगों से, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से या किसी और संस्थान से, वो प्रजाति का नाम जरूर जान ले। अगर प्रजाति का नाम उन्हें पता होगा तो वो दुकान में जाके उस प्रजाति के बीज मांग सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, हेलो किसान जारी रहेगा। ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम
आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें शरदकालीन सब्जियों के बारे में और साथ ही गृह वाटिका के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, किस तरीके से इसकी उपयोगिता आज के दौर में काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि हर कोई पोषण के लिए अब लगातार प्रयास कर रहा है ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, वो स्वस्थ रहें और बीमारियां उनको घेर ना पाए। तो इसीलिए हम आज इस विषय पर आपको विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ ओडिशा से जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार जसवंत जी, बताइए सवाल क्या है आपका? जी हमारे किचन गार्डन के लिए कितनी जगह चाहिए? आप किचन गार्डन बनाना चाहते हैं? हाँ जी किचन गार्डन बनाना चाहते हैं, उसके लिए कितनी जगह चाहिए और कौन कौन सा सब्जी लगाने से वो 12 माह तक हमको हरी सब्जी मिलेगा? जी तो आपके पास कितनी जगह अभी उपलब्ध है? मतलब आपका नीचे का घर है, आपके घर के आगे पीछे जगह उपलब्ध है? जी हमारा घर के आगे 6 डिसमिल का जगह है। ठीक है। कनकलता जी, इनका सवाल है कि कितनी जगह किचन गार्डन के लिए चाहिए होती है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि ये तो वही बात होगी कि किसके घर में किसके घर के सामने कितनी जगह जी उपलब्ध है और वो कितनी सब्जियां उगाना चाहते हैं, कितनी वैरायटी लेना चाहते हैं। जी गृह वाटिका के लिए वैसे मेरा मानना है कि गृह वाटिका के लिए कोई निर्धारित समय नहीं, जगह नहीं होती है। आपके पास कितना जगह है उसके अनुसार आप लगा सकते हैं, लेकिन इनके पास अगर बहुत जगह है तो ये अगर मान लीजिए कि 10 से 12 मीटर की चौड़ाई लंबाई चौड़ाई में ले सकते हैं, तो इसमें काफी सारा वो साग भाजी अपने घर के लिए उगा सकते हैं। इन्होंने पूछा कि कौन कौन सी साग भाजी हम लगाए जो हमें सालों भर मिलेगा। जी इसमें मैं एक बात बताऊंगी, उड़ीसा से है और उड़ीसा के लोगों का जो खान पान है वो भी बहुत हमारा मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पे करी पत्ता का उपयोग वो बहुत करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये चाहूंगी कि करी पत्ता का एक पौधा आप जरूर अपने किचन गार्डन में लगाएं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि उनका नीचे का घर है। दूसरी बात है कि आप पपीता का पौधा लगा लीजिए। पपीता एक तरफ तो हम फल के रूप में खाते हैं, दूसरी तरफ ये सब्जी का भी काम करता है और तीसरी तरफ ये औषधि का भी काम करता है। तो इनको पपीता भी लगाने के लिए हम कह सकते हैं। अगर इनके पास जगह है तो एक पौधा ये केला का भी लगा सकते हैं। केले में भी ये चयन कर सकते हैं, क्योंकि केले में भी सब्जी का केला भी आता है जिसकी सब्जी ही बहुत अच्छी होती है। पकने के बाद उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन सब्जी के लिए बहुत अच्छा होता है। और उड़ीसा के लोग तो सब्जी के फूल जो केले का जो फूल होता है उसकी भी सब्जी बनाते हैं। तो पपीता हो गया, केला हो गया, करी पत्ता हो गया, नींबू का एक पेड़ हो गया, ये लगा ले तो ये क्या है, ये सालों भर इनको कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। उसके अलावा जो सीजनल है वो आप रोटेशन में लगाते रहें, क्योंकि आजकल बहुत सारी साग भाजी ऐसी है जो हर मौसम के लिए, अब जैसे पालक है, अगर आपके पास पानी है तो आप पालक हर मौसम में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके पास उपलब्धता उड़ीसा में गंधारी साग भी बोलते हैं, तो ये भी आप सालों भर लगा सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी अगर आप कटिंग करते रहें, पानी डालते रहे, तो ये अपने आप फिर इसमें नई नई पत्तियां निकलती रहती हैं। बिल्कुल। और ये भी आप ये साल भर तक जी कॉल ले लेते हैं। तो इन पौधों का इनको चयन करना चाहिए। और इसके साथ ही ये पुदीना भी लगाए। जी एक कॉलर है, सवाल ले लेते हैं उनका। कनकलता जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, राकेश है जौनपुर से, इन्होंने हमें कॉल किया है। जी राकेश जी बताइए सवाल क्या है? हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार।
मैम मेरा ये सवाल है कि गृह वाटिका को कैसे शुरू किया जा सकता है, किस प्रकार लगाया जा सकता है और जी कितनी जगह में मैम ये लगाया जा सकता है? जी राकेश जी, यही शुरुआत से हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आप थोड़ी देरी से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कनक लता जी से कि राकेश जी को थोड़ा सा बता दें कि कैसे शुरुआत करें गृह वाटिका की, कितनी जगह चाहिए। हालांकि उसी के ऊपर भी हम बात कर रहे थे, ये तो आपके पास कितनी जगह उपलब्ध है उसके ऊपर निर्भर करता है, और कितनी सब्जियां लेना चाहते हैं आप, कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज किस तरह के हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। कनक लता जी, इनका यही सवाल है कि कहाँ से शुरुआत की जाए, कितनी जगह हो, कौन कौन सब्जियों का चुनाव करें, और ये जो जिनके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा कम शब्दों में उन्हें फिर से एक बार बता दी जाए। जी जी, सबसे पहले तो देखिए, गृह वाटिका में जो भी हम साग भाजी लगाएंगे तो सबसे पहले पानी की सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखें कि आप सिंचाई कहाँ सुविधा से कर सकते हैं, आप वहीं से गृह वाटिका की शुरुआत करें। क्योंकि मेरा मानना है, और जब मैं जहाँ भी गृह वाटिका शुरुआत करती हूँ या करवाती हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में काम करने के नाते मुझे महिलाओं के साथ भी काम करना होता है, ग्रामीण महिलाओं के साथ। तो मैं उनके घर के आसपास का सर्वे करती हूँ और उसी जगह का चयन करती हूँ जहाँ से उनके रसोई का पानी निकल रहा होता है, ताकि हम उनके रसोई के पानी जो वेस्ट वाटर है, जो बेकार पानी निकल रहा है, उसको गृह वाटिका में लेकर के हम गृह वाटिका की शुरुआत करें। लेकिन अगर आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा है, पानी है, तो आप अपनी क्यारी कहीं भी बना सकते हैं जहाँ पे अच्छी धूप मिले और वहाँ पे दोपहर में थोड़ी छांव भी मिले, ऐसी जगह होनी चाहिए। क्योंकि अगर दोपहर की धूप लगती है तो ये जो साग भाजी के पौधे होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, तो बहुत तेज धूप लगने से फिर ये मुरझाने लगते हैं। सुबह की धूप मिले और शाम को इनकी धूप थोड़ी हल्की हो जाए, ऐसी जगह का आप चयन करें। तो इसके साथ ही इन्होंने वो पूछा कि वही बात है कि कौन से पौधे, आजकल सुपर फूड है, सहजने का पौधा आप अवश्य लगाएं। वो उड़ीसा वाले भाई को भी ये कहना मैं भूल गई कि आप सहजने का पौधा जरूर लगाइए। उड़ीसा में शायद उसको मुनगा कहते होंगे, मुझे उतना पता नहीं है, मुनगा कहते हैं, कहीं अगर सहजन अंग्रेजी में कहते कहें हैं तो जी। वो आप जरूर लगाएं। क्योंकि कहा जाता है कि शाक भाजी के रूप में जो ड्रम स्टिक है, यानी सहजने का पत्ता है, एक कल्पतरु के नाम से जाना जाने लगा है, क्योंकि इसका हर अंग हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसकी पत्तियों को आप पराठे में डाल कर खा लें, इसके फूल के पकौड़े बना लें, सब्जियां बना लें। इसकी फली तो इतनी अच्छी सब्जी होती है, हालांकि बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसकी भी बहुत तरीके की रेसिपी है कि इसको उबाल कर, इसके जो जूस निकाल कर इसमें थोड़ा काला नमक, नींबू का रस डाल के बच्चों को दे सकते हैं। आज जो कोरोना से हम लड़ रहे हैं, कोविड-19 से जो हम इतने आतंकित हैं, वहाँ पे ये लड़ने का एक बहुत बड़ा सिपाही हमारे पास खड़ा है, जो ड्रम स्टिक है। कनक लता जी, एक और कॉल है, भी आप लगाएं, इसमें सालों भर इसमें आपको कुछ न कुछ पत्ती मिलेगी, फूल मिलेंगे या तो फिर फली मिलेगी। बिल्कुल, तो इसको भी लगा सकते तो हैं। बहुत अच्छे विकल्पों के बारे में अभी कनक लता जी ने हमें बताया है कि कौन कौन से अच्छी सब्जियां आप अपने किचन गार्डन में ले सकते हैं, और उनके महत्व के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं, जिन्होंने बिहार से हमें कॉल किया है। राम सागर जी हैं हमारे साथ समस्तीपुर बिहार से। राम सागर जी, स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताइए अपना। हेलो जी नमस्कार राम सागर जी, सवाल बताइए। जी, हम शिमला मिर्चा की खेती करना चाहते हैं। शिमला मिर्च जाएगा और कैसा मिट्टी चाहिए और बीज कहाँ से मिलेगा? शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं राम सागर जी। हम शिमला मिर्चाई की खेती करना चाहते हैं। उसका बीज जी कनक लता जी, आप बताना चाहेंगे कि शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, बिहार से हैं ये, समस्तीपुर बिहार से। जी कनक लता जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ जी बताइए। जी ये हमारे दर्शक हैं, खेती करना चाहते हैं शिमला मिर्च की। जी शिमला मिर्च की, जी शिमला मिर्च जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि शिमला यानी ये ठंडे जगह पे और ठंडे मौसम में होता है। तो इसकी खेती, हालांकि आजकल इसकी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां निकल गई है जो अभी बिहार में, बंगाल में लगाया जा सकता है। तो आप इसके बीज कहाँ से मिलेंगे? तो मेरा सबसे पहला यही मानना है कि आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। वहाँ बागवानी विभाग के जो विषय विशेषज्ञ होंगे वो आपकी प्रजातियों के नाम बताएंगे। हो सकता है कभी कभी वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बीज केवीके में भी रखते हैं, तो आपको वहां से भी मिल जाएगा। अगर वहां नहीं मिलता है तो आप प्रजातियों का नाम ले लें और आप अपने जो स्थानीय बाजार है वहां से, जो भी एग्रो डेपो है वहां से भी आप ले सकते हैं।
नहीं तो आजकल ऑनलाइन की बहुत अच्छी सुविधा है, ऑनलाइन भी आप बीज मंगा सकते हैं। तो आजकल बीज मंगाना इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपको बीज पूसा में मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे संसाधन है जहाँ से आप बीज ले सकते हैं। बीज लेने के लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है और शिमला मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। लेकिन शिमला मिर्च में भी वही एक समस्या है कि थोड़ा सा इसको प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ही नाजुक होता है और इसमें बीमारियां और जो कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा होने लग जाता है। इसलिए अगर इसको प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन यानी नेट हाउस में अगर इसको लगाए तो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। बिल्कुल गोगराज जी, अब गोगराज जी से बात कर लेते हैं। गोगराज जी, हमारे जो दर्शक हैं शरदकालीन सब्जियों के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें पत्तेदार सब्जियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम पत्तेदार सब्जियों में पालक, मेथी, धनिया और साग सरसों है और बथुआ है। इनकी खेती अभी किसान भाई कर रहे हैं, जिनकी बुआई हो चुकी है और बढ़वार की अवस्था में है, कुछ कटाई की अवस्था में भी है और कुछ ये सब्जियां अभी भी लगाई जा सकती है। तो जो किसान भाई अगर इनकी खेती अभी करना चाहते हैं, अगर पालक की लगाना चाहते हैं, तो वो पालक के लिए कुछ हमारी पूसा संस्थान की उन्नत किस्में हैं, जिनमें पूसा ज्योति, पूसा हरित, पूसा भारती, इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। उनके अलावा आल ग्रीन और जोबनेर ग्रीन नाम से एक किस्म है, उनका भी वो चयन कर सकते हैं। अगर मेथी की किस्म खेती करना चाहते हैं सब्जियों के लिए, तो अभी भी वो इनकी बुआई कर सकते हैं। अगर कसूरी मेथी की करना है तो पूसा कसूरी का चयन कर सकते हैं, और अगर साधारण मेथी की खेती करना चाहते हैं तो पूसा अर्ली बंचिंग का चयन कर सकते हैं। और अगर बथुआ की खेती करना चाहते हैं, पहले हम बथुआ, एक जंगली जो बथुआ होता था जो कि सरसों के खेत में, गेहूं के खेत में जो मिलता था, उसी को सब्जी के रूप में प्रयोग करते थे। परंतु आजकल पूसा संस्थान ने कुछ समय पहले 2 किस्मों का विकास किया है, पूसा बथुआ 1 और पूसा बथुआ 2, जिनमें जिनकी जो लंबाई होती है पौधे की वो लगभग 3 से 3.5 मीटर तक होती है। तो उनका चयन वो कर सकते हैं, क्योंकि उनसे उत्पादन भी अधिक मिलता है। तो ये 2 किस्में हैं, पूसा बथुआ 1 और पूसा बथुआ 2, इन दोनों का चयन वो कर सकते हैं। अगर साग सरसों की खेती करना चाहते हैं तो वो पूसा साग सरसों 1 का चयन करें। इसमें जो पत्तियां हैं वो अधिक मात्रा में आती है, तो इनकी निरंतर इनकी पत्तियों की वो कटाई या तुड़ाई करते रहें, और जिससे के बाद नई पत्तियां उनमें आती रहती है। और अगर इनके अलावा जो धनिया की खेती करना चाहते हैं सब्जी के लिए, वो RCR 41, RCR 435, RCR 436, RCR 446 और इसके अलावा राजेंद्र स्वाति, साधना, सिंधु, करण आदि किस्मों का वो चयन कर सकते हैं। तो अभी इनकी बुआई का उपयुक्त समय है, थोड़ा लेट है, लेकिन अभी भी किसान को लगा सकते हैं सब्जियों के लिए। जो पत्तेदार सब्जियों के पर्पज से इनकी खेती अभी कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में होंगे, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दें। अगर आपने अभी तक हमें कॉल नहीं किया तो ज़रूर हमें फ़ोन करें और अपने प्रश्न हम तक पहुँचाएं। एक छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है
और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में हैं। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन सब्जियों के बारे में और साथ ही गृह वाटिका के बारे में। कैसे हमारे जो दर्शक हैं वो गृह वाटिका लगा सकते हैं, कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें इसमें मदद कर रहे हैं कनक लता जी, जो कि जानकारी दे रहे हैं गृह वाटिका के बारे में और साथ ही शरदकालीन सब्जियों के बारे में गोगराज जी हमें जानकारी दे रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कीजिए। टोल फ्री नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। चलिए बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। कनक लता जी, जो अभी तक हमारे दर्शक थे जिनके कॉल्स आए वो दर्शक थे जिनके पास घर के आगे पीछे ज़मीन है थोड़ी बहुत और उसमें वो इस तरह की किचन गार्डन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो हमारे दर्शक जो कि शहरों में रह रहे हैं या फिर ग्राउंड फ्लोर पर जिनका घर नहीं है, वो अपने बालकनी में या फिर छत पर कहीं पर इस तरह की किचन गार्डन लगाना चाहते हैं। उनके सामने चुनौती ये होती है कि गमले काफ़ी भारी भारी होते हैं और उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे दर्शक किस तरीके से गृह वाटिका लगा सकते हैं, इसके बारे में वो कहाँ कैसे किफ़ायत भी रहे और बहुत वज़न भी ना हो, क्योंकि आप छत पर या बालकनी में बहुत वज़न नहीं रख सकते हैं। क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए इसमें तो अगर वो जमीनी खेती करना चाहते हैं तब तो वो गमले की जगह, क्योंकि गमला अगर सीमेंट का लेते हैं तो काफी वजन हो जाता है, तो अगर सीमेंट या मिट्टी का जो गमला होता है तो उसकी जगह आप प्लास्टिक का गमला का चयन कर सकते हैं। और उससे भी अगर और भी वजन कम करना हो तो हम आजकल जो सीमेंट वाली बोरियां आती हैं उन बोरियों का उपयोग किया जा सकता है। बोरियों को ऊपर से थोड़ा मोड़ दीजिए और उसके अंदर में आप मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट से भी आज लोग खेती कर रहे हैं, कोकोपीट वगैरह डाल करके आप उसमें बुआई कर सकते हैं। तो उसमें गमले का जो भार है वो बिल्कुल ही नगण्य हो जाता है। तो एक तो इस प्रकार का है। दूसरी जो विधि है आजकल हाइड्रोपोनिक्स भी है। हाइड्रोपोनिक्स में सिर्फ नालियां होती हैं और उसमें भी न्यूट्रिएंट मिलाया जाता है पानी में, उसमें भी लोग खेती कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो ये जो आम जनता है, जो साधारण गृहिणियां हैं, वो नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए मैं उनको ऐसा बोलूंगी कि आप गमलों का खर्च भी आप बचा सकती हैं कि उतना गमला खरीदने में भी आजकल गमले की कीमत भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो उसकी जगह पे अगर हम बोरियों का, जो प्लास्टिक की बोरियां हैं, उनका अगर हम उपयोग करें तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। एक तो प्लास्टिक की बोरियों की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है, आपको आराम से 100-150 लेंगे तब भी आप एक गमले के खर्च में पूरी बोरियां ले आएंगे। वजन बिल्कुल कम हो जाता है। दूसरी बात है कि गमले से ज्यादा जगह उसमें मिल जाता है, क्योंकि जो बोरी होती है उसका जो परिधि होती है वो गमले से ज्यादा बड़ा होता है और ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बराबर होता है। ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उससे पानी भी निकलता रहता है। तो इस प्रकार से उन बोरियों का उपयोग कर सकते हैं। अगर कुछ छोटे छोटे चीज लगाने हैं तो जो घर में तेल के डब्बे या दूसरे कोई डब्बे खाली होते हैं तो उनका भी प्रयोग काट करके, आजकल अगर आप आए दिन देखेंगे मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो आप अगर यूट्यूब पे अगर आप देखें तो इतने सुंदर सुंदर डिजाइन जो घर में जो निकलते हैं डब्बे वगैरह, उनके इतने सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने का आए दिन लोग बताते रहते हैं। तो गृहिणियां अपना रचनात्मक जो कला है उसमें भी वो दिखा सकती हैं। बिल्कुल, और हमने देखा कोल्ड ड्रिंक के जो बॉटल्स होती है उनको भी इस्तेमाल करते हैं। जी, इस प्रकार से वो वजन भी कम हो जाए, खर्च भी कम हो जाए और गृह वाटिका भी सुंदर लगे, ऐसा काम किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो इसे कहेंगे आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आप बिल्कुल घर में सब्जियां भी उगा सकते हैं और कम लागत में और कम जगह के इस्तेमाल में, और साथ में जो घर में जिसे वेस्ट टू वेल्थ जिसे कहें, तो जो घर में वेस्ट जिन्हें चीज़ें हम मान लेते हैं उनका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। उन कंटेनर्स को आप गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कनक लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने गृह वाटिका के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी, हमारे दर्शकों को भी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, गोगराज जी, आप क्या बताना चाहेंगे सब्जियों के बारे में?
अभी देखिए हम यही बताना चाहेंगे, जो किसान भाइयों ने अभी जो भी सर्दकालीन सब्जियां लगा रखी हैं उसकी अच्छी से देखभाल करें, समय समय पर उनमें निराई गुड़ाई करें, समय समय पर उनमें सिंचाई की व्यवस्था करें। अगर जिन्होंने क्यारियों में अगर सिंचाई सब्जियां लगा रखी है तो जो 75% तक का जो हिस्सा है क्यारी का वही पानी भरे, ज़्यादा पानी भी ना लगाएं और सिंचाई भी समय समय पर करते रहें। और उनमें खरपतवार है वो समय पर निकालते रहें, क्योंकि खरपतवार जो हमारी मुख्य फसल है उससे प्रतियोगिता करते हैं, जिससे कि मुख्य फसल को बहुत अत्यधिक नुकसान होता है। तो यही सलाह देंगे किसानों को कि और जो कटाई है पत्तेदार सब्जियों की वो समय समय पर करें, और हो सके तो सुबह के समय इनकी कटाई ना करें, शाम के समय करें, क्योंकि सुबह के समय ओस रहती है जिससे कि इनमें मिट्टी लगने का डर रहता है, जिससे कि हम बंडल बनाते हैं तब ये मिट्टी अंदर रहती है और ये सड़ने लग जाता है। और जो इनके जो बंडल है, जैसे मेथी का 1 किलो का बनाए, पालक का है वो आधा किलो का बनाए, बथुआ है उसका आप 1-1.5 किलो का बना सकते हैं और इनको बाजार में बेच सकते हैं। और जो कटाई करने के बाद में इनको है वो प्लास्टिक की ट्रे है या प्लास्टिक जो फिल्म है उनके ऊपर ही रखें, मिट्टी के संपर्क में आने से ये सड़ने गलने लग जाते हैं। और जो पत्तेदार जो सब्जियां हैं इनकी जो कटाई है वो लगभग 1 इंच ऊपर से करें, जिससे कि उससे दूसरी पत्तियां निकलना शुरू हो जाए। और प्रत्येक कटाई के बाद में लगभग 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें छिड़काव करें, जिससे कि नई पत्तियां निकल सके और किसानों को अधिक उत्पादन मिल सके। समय हो गया कार्यक्रम को समाप्त करने का, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कनक लता जी हमारे साथ लगातार बनी रही शुरुआत से, उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत काम की जानकारी हमारे दर्शकों को दी गृह वाटिका के बारे में। समय निकालने के लिए कनक लता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कल का हमारा कार्यक्रम का विषय क्या होगा, जिससे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। कल का विषय है फार्मिंग एक्ट 2020 मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंधन विधेयक 2020, कल का ये हमारा विषय है। और अगर आप चाहें तो अपने प्रश्न हम तक पहले ही एडवांस में भेज सकते हैं, इसका तरीका आप जान लें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। अगर आप चाहें तो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हम फेसबुक पर मौजूद हैं, आप फेसबुक पर हमसे जुड़ें और हेलो किसान टाइप करके सर्च बॉक्स में हमारे पेज को फॉलो करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। वॉल पर साझा कर सकते हैं, फिर मैसेंजर के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका है हमारा कॉल सेंटर नंबर, हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें और अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाएं। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं शरदकालीन सब्जियों और साथ ही गृह वाटिका के बारे में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं आप जरूर उनका लाभ उठाएंगे। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। आपने जो आपके हित में है उसे जाना आपने, पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान